नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ CFSE। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। और आज की क्लास में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSE को कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से हमने स्प्लिटिंग की थी और अब किस तरह से हम उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था तब मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाया था कि CFSE ऑक्टाहेड्रल कोई भी कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल ही नहीं, हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE का कैलकुलेशन। तो हमने एक फार्मूला डिराइव किया था -0.54x प्लस 0.6y डेल्टा O, मतलब जो है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में हो रही है, और प्लस z पाई। तो यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल्स होते हैं। T2g ऑर्बिटल्स इसलिए क्योंकि जो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, हमने पढ़ा था कि लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे T2g होते हैं, और हायर जो ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग के बाद जो ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो Eg होते हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई होंगे वो T2g ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई होंगे। उसके बाद y जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Eg ऑर्बिटल्स में हैं। Eg ऑर्बिटल्स हायर ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज़ dx² - y² और dz²। और z जो है वो नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ़ सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर किसी ऑर्बिटल में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो z की वैल्यू वहाँ पे 1 होगी। अगर किसी ऑर्बिटल्स में 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 एक उसमें सेट में और 2 अलग सेट में, तो नंबर ऑफ़ जो पेयर्ड नंबर है z इक्वल्स टू वहाँ पे 2 गिना जाएगा। इस तरह से हम इसको देख सकेंगे। और पाई जो है वो एवरेज पेयरिंग एनर्जी होती है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि हम जो CFSE को हम DQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा O टोटल जो स्प्लिटिंग है वो 10 DQ के इक्विवेलेंट है। बेरी सेंटर से जो नीचे जो स्प्लिटिंग हुई है वो -0.4 ऑक्टाहेड्रल के बराबर है, तो इसको हम अनदर फॉर्म में 4 DQ भी लिख सकते हैं। और जो हायर अबव द बेरी सेंटर है वो +0.6 है, जिसको हम 6 DQ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमारी D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस तरह से हम D1 के लिए CFSE कैलकुलेट कर पाएंगे। हम पहले ले रहे हैं D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें ये पता है कि हमारे जो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है dxy, dyz एंड dzx, जो हमारे लोअर ऑर्बिटल हैं, और हायर जो ऑर्बिटल हैं dx² - y² और dz²। तो लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे यहाँ पे सबसे पहले T2g। तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए मैं ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे -0.4 × 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन, और प्लस z पाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी ऑर्बिटल में हम देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए z की वैल्यू हम ज़ीरो मानते हैं। इसलिए फॉर्मूले को वैल्यूज़ फिट करके अगर हम सॉल्व करें तो फिर हमें मिलता है -0.4 डेल्टा O। और ये कंडीशन दोनों वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए है,
क्योंकि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा T2G को ही ऑक्यूपाई करेगा, वो Eg में नहीं जाएगा कभी। इस वजह से ये दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हम सबसे पहले देखते हैं कि लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई किया है, T2G ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिटल्स में आ गए हैं। CFSE का फॉर्मूला उसी तरह से हमने लगाया है। यहाँ पे -0.4 इंटू 2 सेट किया है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वही डेल्टा ओ की स्प्लिटिंग प्लस जेड पाई जो एवरेज पेयरिंग एनर्जी ली गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है सारे उसमें कहीं पे भी हमें पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे z की वैल्यू 0 हो जाती है और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है -0.8 del O। और यही कंडीशन जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा T2G को ही ऑक्यूपाई करेंगे, कभी Eg ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे D3 कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसी तरह से T2G ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से इंटू 3 किया है और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। Z की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होता है -1.2 del O। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड जो लिगेंड है सेम कंडीशंस में होता है, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा T2G को ऑक्यूपाई करेंगे, पहले Eg में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास D4 के लिए कुछ अलग कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ पे वीक फील्ड के लिए अलग कंडीशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग कंडीशन है। सबसे पहले अगर हम वीक फील्ड की बात करें तो आने वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे T2G ऑर्बिटल्स में। T2G ऑर्बिटल्स पूरे फिल होने के बाद, हाफ फिल्ड होने के बाद, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल Eg ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन हम जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऐसा नहीं है। आने वाले इलेक्ट्रॉन सारे जो है T2G को ही ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमें दिखाई देता है कि इस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाइड है और हमें एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड सेट हमें प्राप्त होता है। वीक फील्ड की CFSE की कैलकुलेशन हम देखें तो देखते हैं -0.4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Eg में क्योंकि यहाँ पे इस बार एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुआ है इसलिए +0.6 इंटू 1 है, और Z की वैल्यू 0 है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सारे सेट में पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें प्राप्त होता है -0.6 del O। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें तो सेम फार्मूले में अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को डालें तो हमारे पास देखते हैं कि हम T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए -0.4 इंटू 4 प्लस 0 क्योंकि Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस हमें Z की वैल्यू 1 मिलती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक सेट ऐसा है जहाँ पे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इस वजह से यहाँ पे 1 पाई हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें मिलता है -1.6 del O। तो ये एक D4 की अलग कंडीशन है जो हमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास 2 अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। सिमिलरली हम अगर D5 की बात करें
तो यहाँ पे भी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में दो डिफरेंट कंडीशंस आएंगी। आने वाले ऑर्बिटल सबसे पहले T2g को ऑक्यूपाई करेंगे और फिर Eg को ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम देखते हैं सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल हो जाते हैं, सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल हो गए हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है इक्वेशन में डालने के बाद z की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिलती है, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का सेट है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे सारे नंबर्स डालने के बाद हमें स्प्लिट CFSE की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। हालांकि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें थोड़ा डिफरेंट सीन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे T2g में देखिए पांचों इलेक्ट्रॉन T2g में फिल हो गए हैं। यहाँ पे हमें Z की वैल्यू 2 प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमारे पास दो सेट ऑफ ऐसे हैं जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक सेट ये वाला और एक सेट ये वाला। तो दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यहाँ पे Z की वैल्यू हमने 2 ली है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वेशन में फिल करने के बाद हमें -2.0 del O प्लस 2 पाई हमें जो है CFSE कैलकुलेट होती है। D6 के लिए भी वही कंडीशन है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग अलग जो है वो सीन रहता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स T2g में फिल किए जाएंगे और उसके बाद Eg में फिल किए जाएंगे। क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले T2g को भरते हुए जब हम देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो T2g ऑर्बिटल में जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऐसा केस है जहाँ वीक फील्ड लिगेंड में हमें Z की वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है। इससे पहले आने वाले सभी वीक फील्ड लिगेंड की सिचुएशन में हमने Z की वैल्यू 0 देखी थी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वेशन में डाल देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें CFSE की वैल्यू -0.4 del O प्राप्त होती है। उसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो सबसे पहले T2g ऑर्बिटल्स फिल होंगे। इनकी सारी ऑक्यूपेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं T2g ऑर्बिटल सारे के सारे फिल हो चुके हैं और हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का सेट दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे Z की वैल्यू हमने 3 पाई ली है। और इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डालने के बाद हमें मिलती है -2.4 del O। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास है D7 स्पीशीज़। D7 स्पीशीज़ में हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के दो अलग अलग सीन हैं। वीक फील्ड लिगेंड में एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए लास्ट इधर जा रहा है T2g ऑर्बिटल में। यहाँ पे हमें 2 सेट मिल रहे हैं, इसलिए Z की वैल्यू 2 Z की वैल्यू हमने 2 ले ली है, इसलिए 2 पाई जो यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू फिल की है। उसके अलावा इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने के बाद हमें CFSE की वैल्यू -0.8 del O प्राप्त होती है। वहीं अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए सारे ऑक्यूपाइड हो चुके थे T2g। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वो जाता है Eg ऑर्बिटल में। इस वजह से अब हम 0.6 × 1 करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 सेट हैं जहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे Z की वैल्यू 3 ली गई है और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें ये CFSE वैल्यू प्राप्त होती है। अब D8 कन्फिग्रेशन से जो हम कन्फिग्रेशन बनाते हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम अगर उस कन्फिग्रेशन को लिखें तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों के लिए ही
जो फिलिंग है वो सेम तरीके से की जाती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास D8 का स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले T2G में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, यह जैसे 1 2 3 4 5, फिर वापस T2G में होंगे 6 7 8। ये हमारे पास कंडीशन थी वीक फील्ड लिगेंड की। और अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में फिल होंगे और फिर EG को ऑक्यूपाई करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए हमें सेम प्राप्त हो रही है। इस वजह से इसकी जो CFSE की कैलकुलेशन है दोनों के लिए हम सेम ही देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वेशन में डालने के बाद हमारे पास है 3 जो है सेट हैं, जहाँ Z की वैल्यू 3 हो जाती है तो 3 पाई सब्सटीट्यूट करके हमें CFSE की वैल्यू -1.2 del O प्राप्त होती है। सिमिलरली हम देखें D9 स्पीशीज़ के लिए पहले हमें यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स और EG में इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पे डालने के बाद हम देखते हैं हमारे पास 4 सेट्स हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 4 सेट्स हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हमने पाई Z की वैल्यू 4 ली है और कैलकुलेशन के बाद -0.6 del O + 4 पाई प्राप्त हो रही है। उसी तरह D10 जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है उसके लिए सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिल हो चुके हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लें या वीक फील्ड के लिए लें, हमें सेम ही सिचुएशन मिलने वाली है। सारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सब्सटीट्यूट करने के बाद 5 पाई Z की वैल्यू 5 पाई प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे 5 सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें यहाँ पे 0 CFSE प्राप्त होती है। तो बच्चों हमने जो ये CFSE निकालनी सीख तो ली है, पर इसमें जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें किसकी CFSE हमें 0 प्राप्त हो रही है, किस किस कन्फिग्रेशन के लिए हमें CFSE 0 प्राप्त होती है। तो जब हमने कैलकुलेशन में देख लिया कि हमें एक तो D5 के लिए और एक हमें D10 के लिए जो CFSE है जो वो 0 प्राप्त होगी D5 के लिए और D10 के लिए। उसके अलावा हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हाँ, हमसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कन्फिग्रेशन के लिए वीक फील्ड लिगेंड की CFSE और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की CFSE इक्वल रहती है। और इस तरह के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, आपको जो एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ CFSE फार्मूला फॉर ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़, या फिर न्यूमेरिकली आपको एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है कैलकुलेशन के लिए कि कोई कन्फिग्रेशन दे दी जाए, जैसे D1 के लिए या D5 के लिए या D10 के लिए आपको CFSE कैलकुलेट करवाई जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे CFSE के कैलकुलेशन के बन सकते थे। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल के बारे में CFSE कैलकुलेट की है। आगे आने वाले क्लासेस में
मैं इसी तरह से आपको टेट्राहेड्रल की CFSE के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और हम आगे की क्लासेस में कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे।